हमारे साथ चूंकि फिरोज अहमद बख्श साहब जुड़ गए हैं, तो मैंने उनके इस्तकबाल में ये उनको कंपनी देने के लिए थोड़ी देर के लिए ये टोपी लगा ली है। तो मेरा भी दिल किया इनको देख करके, लालच आ गई। तो बहरहाल इनका शुक्रिया। मैं जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही, फिरोज अहमद बख्श साहब हमने बात की है, आज मैंने कहा कि इजराइल जो है वो 5 तरह से जल रहा है। हाँ? पहले तो ये कि प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है, दूसरा ये कि माली और इक्तिसादी सूरत हाल में वो जल रहा है। हाँ? तीसरा वहाँ पे हमने बताया कि जिस तरह से वहाँ पे आप देखिए कि हमला जो हो रहा है, पहली बार वहाँ पे ऐसा हुआ कि जंग अंदर दाखिल हो गई, तो उस हालत में जो है वो इजराइल जल रहा है देखा जाए तो। और नेतन्याहू को हमने कहा कि वो तो अदालती और उसमें जल रहे हैं। तो इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, आग जो लगी है वो तो लगी है, लेकिन बाकी चीजों में भी आग लगी हुई है। इसके बावजूद वो सीख नहीं रहा है। आज बड़े बड़े दावे थे कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। हूती ने जिस तरीके से आज हमला किया है, पूरे मामले को आप मुख्तसर, मतलब शुरू में थोड़ा सा इंट्रो में आप अगर बताएं, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करें। चैनल देख रहा था, फॉरेन न्यूज चैनल था, और उसमें मैंने ये बात सुनी। मैंने ये सुना कि लेकिन इसराइल से कहीं ज्यादा बेचैन आजकल यूएसए है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो ईरान से उसकी बातचीत चल रही थी वो अख्ताम को नहीं पहुंच रही है, ना ही ये समझिए दिस वे और ना ही दैट वे। उससे अमेरिका बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और असल में क्या है कि JCPOA नंबर 2 जो एग्रीमेंट था, एक ईरान ने उसको उसमें फंसा लिया अमेरिका को। अमेरिका अब ये सोच रहा है कि क्या मैं ईरान के साथ कुछ जो है कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करूं, तो अमेरिका कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका की एक बेचैनी ये है। दूसरी बेचैनी ये है अमेरिका की, नॉट फॉर इजराइल, कि जैसे कल नहीं परसों, कर तो मैंने ही था, परसों भी आपने ये कहा कि हमास की जानिब से हमले फिर से जारी हो गए। ठीक है, हमास को एक बड़ी खबर आई है, मैं बता दूं आपको, रोकूंगा यहाँ पे। अपने तमाम जो नादरीन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर अपडेट की है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। उन्होंने कहा है कि हूती ने इंटरनेशनल उड़ानों को चेतावनी दी है कि वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड करना बंद कर दें, क्योंकि आगे से वो ट्रैफिक के लिए अनसेफ है। इसका मतलब साफ है, फिरोज अहमद बख्श साहब की हूती जो है वो बड़ा टारगेट करने वाला है, बड़ा निशाना लगाने वाला है। ये अब ये बात साफ हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका करेगा तो जहाज तो अमेरिका के मार ही दिए, लेकिन अब दूसरा जो है वो इजराइल को ही टारगेट करेगा, हूती। और हूती ने पहले भी कहा था कि अभी तुम समझ नहीं पाए हो हमें, अब वो दिखाना शुरू किया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, फिरोज अहमद बख्श साहब, उसके बाद फजील भाई। हाँ नहीं, देखिए मैं थोड़ी सी बात पूरी कर दूं, फिर मैं हूती का भी जवाब दूंगा आपको, जो सवाल आपने जो मुझसे मांगा है जवाब। देखिए ऐसा है कि अमेरिका भी फंसा हुआ है, इसराइल भी फंसा हुआ है। तीसरी बात यह है कि हमास कितना ही मुर्दार हो चुका है, लेकिन उसमें जिंदगी की रमक है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई जालिम है तो उसको जालिमी लोहे को लोहे ही काटता है। तो हमास इस वजह से जिंदा है ताकि इसराइल के जुल्म को कहीं ना कहीं काउंटर करता रहे। और एक बात मैं बता दूं, हमास ने इसराइल से ये कह रखा है कि तुम हमें कितना ही कूट लो, कितना ही मार लो, हम 10 साल की जंग करने के लिए तैयार हैं। ये बबांगे उसने कहा है, और ये इंटरनेशनल मीडिया में कोटेड है चीज। तो अब भी उसमें इतनी हिम्मत है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हिजबुल्ला और आपका हमास वगैरह, इसके बाद भी जो अब हालात हैं वो ये हैं कि हूती ने हिजबुल्ला को, हमास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है।
ये जो जुल्म की जंग है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है ना तो कहीं ना कहीं से अबाबिलें आती हैं। तो ये जो हूती हैं ये भी अबाबिलें हैं, और हूतियों को हूती एक इस तरीके से निकल के आया है कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, जैसे होता है ना, आपको फुटबॉल का मैच चल रहा है, कोई खिलाड़ी जो है मीडियो है या बैक में है, वो निकलता है, लोग सोचते हैं गोल क्या करेगा, तो उसका काम तो गोल बचाना है, वो निकल के बीच में से और जा करके उस ड्रिबल करके गोल मार देता है। तो हूतियों की पोजीशन अब तकरीबन हुई है, और हूती के पास मैंने उसी एक फॉरेन चैनल पे ये सुना था कि हूतियों के पास कुछ इस किस्म के मिसाइल हैं कि वो इसराइल के किसी भी शहर को जो है वो अटैक कर सकते हैं। इस तरह के मिसाइल उन्होंने बना लिए हैं। तो ये अब मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है, और इसराइल को जंग उसी वक्त ख़त्म कर देनी चाहिए थी। मैंने पहले भी अर्ज किया था, हालांकि मैं कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लीडर हूँ, लेकिन जब इन्होंने याहिया सिनवार को कत्ल कर दिया था, उस वक्त ये कह देते भाई हम जीत गए हैं, बाकी जो भी कुछ होता, और सीज फायर करके जो पानी रोका हुआ है तल अवीव से और अपने इधर से सारा पानी वानी इन्होंने रोका हुआ है वो कैंपों में बेचारे पनाह गुज़ीनों का, ये मतलब इतना ज़्यादा जुल्म जो है ना, ये अपने आप ही जुल्म है, इनका जुल्म इन्हीं को काट डालेगा। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है कि आप देखिए किस तरीके से गिर गया है। फदील साहब, जो बात अभी सामने आई और बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं देख रहा था कि कितना भयंकर ये हमला है, लेकिन अब ये जो हूती ने कहा है कि तमाम जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको जो आगाह किया है, इसका मतलब क्या है कि जंग अब बढ़ेगी फदील साहब? क्योंकि अमेरिका अब साथ देने वाला नहीं है, अमेरिका तो भाग खड़ा हुआ, तो और हमास भी हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कल जुमा में चेतावनी दे दी है, हिजबुल्लाह भी आगे आ रहा है। फदील साहब, क्या लग रहा है? देखिए मुमताज भाई, अब इजराइल को अपने कैपिटलिस्ट की कोई चिंता नहीं है, वो मैटर तो क्लोज हो चुका है। अब उनका कैपिटलिस्ट जो है, इजरायली नागरिक जो बंधक हैं, वो छूटे या ना छूटे, नेतन्याहू को पता है कि इतने दिन में इनका कुछ असर नहीं हुआ पब्लिक का, तो उस पर तो उनकी चिंता खत्म हो गई है। दूसरा, कई हजार सैनिक, मतलब लाखों में संख्या है उनकी, इजरायली सैनिक लापता हैं। ये सरकार को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए, पोस्ट छोड़ के चले गए या किसी के बंधक में हैं, या ये सरकार के पास कोई सूचना नहीं, इजरायली सरकार के पास। लाखों सैनिक उनके लापता है, लाखों। और कितने लोग पोस्ट छोड़ के चले गए। इजराइल जो है केवल अपने, अब देखिए बरगुरियन एयरपोर्ट पर मारा, उसका आयरन डोम कहां चला गया? एक अखबार ने अभी मैं देखा कि लिखा है कि देखता रह गया आयरन डोम, बरगुरियन एयरपोर्ट तबाह हो गया। इस तरह की खबरें अब छप रही हैं दुनिया के अखबारों में कि आयरन डोम फेल, थॉट फेल, सारा चीज फेल, अमेरिका फेल, इजराइल फेल। ये ठीक है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन नुकसान इजराइल को ज्यादा है। फिलिस्तीन के पास या हमास के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी खोने को है इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है। बचना तो अमेरिका को है, बचना इजराइल को है। इनके पास क्या है? ये तो पहले से ही लुटे लुटाए हुए हैं, इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है। एक माँ के 3 बच्चे हैं, 2 मर गए, तीसरे को भी ले आके दे दिया कि लो तुम इसको काम लो, इससे लड़ाओ देश के लिए। इस तरह का जज्बा जब किसी देश के नागरिकों में आ जाए, फिर उससे कौन लड़ सकता है? फिर उससे तो लड़ नहीं सकता कोई। ये जो हालात है इजराइल को बेहद परेशान कर रहा है। एक तो उनकी आईडीएफ की सेना में पता ही नहीं चल रहा वो ऑर्डर किसको दे। ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका कंप्लायंस कौन कर रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है आयरन डोम पे कोई बैठा ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि कोई सैनिक है ही नहीं उस चीजों को चलाने के लिए। अपने आप सब कुछ हो रहा है, और ये बात दुनिया के लोग जान चुके हैं कि इजराइल के लाखों सैनिक लापता है। और जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने किया है रिजर्व सैनिक के साथ,
रिजर्व सैनिकों को जिस तरह से इन्होंने आगे भेज के मरवाने का काम किया है, उनके माँ बाप की बदुआएं भी लग रही इनको। उनके परिवार के लोग आज सड़कों पे हैं कि मेरे बच्चे हैं कहाँ, बताओ हमको। आज इजराइल को जवाब देने को नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। आर्मी के अंदर आर्मी फेल, आईडीएफ फेल। आज वो उनके जो लोग सड़कों पर उतर करके मुजाहरा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनके बच्चे गायब हैं। वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं हैं, इसकी कोई सूचना उनके पास नहीं है। मैं जब पहले कहता था कि हमास के आईडीएफ के सैनिक हमास के कब्जे में हो गए हैं, तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। आज वो सच्चाई सामने आने लगी। आज लोग पूछने लगे कि लाखों लोग कहाँ हैं। लाखों की संख्या, हम तो हजारों में बोलते थे, आज लाखों सैनिक आईडीएफ के गायब हैं। कुछ लोग हो सकता है पोस्ट छोड़ के चले गए हों, लेकिन अगर जाते तो अपने घर तो जाते ना। कम से कम अगर पोस्ट छोड़ के कोई सैनिक चला गया, भाग गया, तो अपने घर तो जाएगा ना, वो कि घर भी नहीं जाएगा। अगर घर भी नहीं गया, पोस्ट पे नहीं है, तो है कहां फिर? इसका जवाब कौन देगा? माँ बाप तो पूछेंगे ना कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, तुमने सेना में बुलाया तो उसको लड़ने के लिए। ये स्थिति हो गई है। अगर लाखों सैनिक वहां गायब हैं, अगर उन्होंने पोस्ट को छोड़ करके भागे हैं, तो अपने परिवार में तो आएंगे ना, अपने परिवार से संपर्क करेंगे ना। लेकिन तो आज 6-7 महीने से कोई संपर्क ही नहीं उन लोग का। वही माँ बाप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुस जा रहे हैं, नेतन्याहू को भागना पड़ रहा है। ये सब चीजें जो हैं बहुत तकलीफदेह हैं। केवल इनकी जो एक पुराना ऑरा बना हुआ है, उस ऑरा पे ये डरवा करके ये लड़ रहे हैं। और ये सब दुनिया को पता हो चुका है कि इजराइल का सिस्टम फेल हो चुका है। अब इजराइल लड़ने की स्थिति में नहीं है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अब्दुल बारी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। कितना थोड़ा से बचा है और 10 मिनट बचा है। अगर चाहे तो आप, अगर चाहे तो, लेकिन 10 मिनट बचा है। मैं चाहता हूँ कि आपका चेहरा बना रहे। 10 मिनट बचे, कल जाना भी है ना मुझे सुबह में, इसलिए। हाँ, तो अब्दुल बारी साहब जुड़े, लेकिन मैं अब्दुल बारी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट पर बहुत अच्छी नजर है, कॉलम निगार हैं, लिखते रहे, कई अखबारात से जुड़े हुए हैं, उनमें भी आप लिखते रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तमाम। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। लेकिन मैं पहले आप दोनों लोगों से थोड़ा रिएक्शन चाहूंगा। सीरिया की अगर बात करें, वहां पे सीरिया के मामले में इजराइल और तुर्की आमने सामने हो गए, बिल्कुल तमाम खबर चल रही है। और जैसा कि अभी अपडेट दी है फदील साहब ने कि तुर्की ने मना कर दिया, तो उनकी यात्रा जो है रद्द हो गई, नंबर 1। लेकिन दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, मैं फिरोज अहमद बख्श साहब से सबसे पहले चाहूंगा कि आज हिजबुल्लाह लेबनान में सीरिया की हिमायत की है। ये कितना बड़ा सीरिया की हिमायत की है और मदम्मत की है जो हमला इजराइल ने किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अल जुलानी हुकूमत ने ये कहा कि हम जो है ड्रूज जो वहां की कम्युनिटी है उससे हमने समझौता कर लिया, समझौता करने के बाद भी अटैक कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है फिरोज अहमद बख्श साहब? तो इस पे थोड़ा करके कि ये कितना बड़ा, और ये इजराइल क्यों वहां पे हमला कर रहा है बार-बार? क्या उसको जरूरत पड़ी कि वो सीरिया पे हमला कर रहा है? थोड़ा फिर मैं नहीं, मैं बस बहुत ब्रीफ में आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इसराइल का किसी भी अरब नेशन से कोई भी अगर पीस पैक्ट होता है तो नो पैक्ट की तरह होता है। वो मतलब पिछली बार भी बेतहाशा धोखे दे चुका है, ठीक है। अच्छा, अब रही बात उसके हमला करने की सीरिया पे, और दूसरी बात यह है कि सीरिया की मदद के लिए भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब यह है इसराइल के लिए मिलिटरीली भी कोई रास्ते आसान नहीं है। अब ये कांटों का जो जाल है, इसके से इसराइल को गुजरना पड़ेगा। भले ही उसने अटैक किया है, वो तो लिबनान को भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। बैरूत में भी उसने अटैक किए हैं, ठीक है। उस तरह से नहीं कर रहा है कि जैसे वो गाजा में कर रहा है।
उसने अटैक ये छोड़ेगा नहीं जब तक ये खुद ही इस पोजीशन में नहीं हो जाएगा। एक स्टेज ऐसा जल्दी आने वाला है जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अब बदतर हो गया इजराइल से, और किसी भी दिन ट्रम्प जो है ट्रम्प नेतन्याहू को जो है वो बोल देंगे कि भाई अब इनफ इज इनफ, आप अपना घर अपने आप संभालिए और हम इसमें बीच में कोई बोलने वाले नहीं है, ठीक है। और रही बात सीरिया की, सीरिया बिलाशुबा तबाह बर्बाद हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक मोर्चा ऐसा है इसराइल के खिलाफ कि वो आज भी खड़ा हुआ है। अब इसमें भी बड़ी डबल इंटेंट ट्रिपल इंटेंट की सियासत है। तुर्की की बात सीरिया से नहीं बनना ये, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इसराइल देर सवेर इंशाल्लाह इस खित्ते के अंदर ज़ेर होगा, और ज़ेर होने की उसकी वजह ये होगी कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका को अपने साथ जो है उसको गांठ लेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करे उसको। तो अब ये बहुत इसराइल का जो खेल है ना, बहुत लंबा नहीं चलने वाला। मारेगा वो आखिर तक मारेगा, आखिरी दिन तक मारेगा बेगुनाह लोगों को। जी यही बात मैं फजील साहब से भी, और उसके बाद मैं फिर बारी साहब पास जाऊंगा। यही बात फजील साहब, कैसे आपको क्या लग रहा है जो बात हम कर रहे हैं? देखिए, इजराइल, मैंने तो पहले भी कहा कि इजराइल अपना सब कुछ खो चुका है, सिर्फ वो अपने इकबाल को वापस पाना चाहता है। इकबाल भी खो चुका है। बात यही बात निकल के सामने आती है कि आज वो मानने को तैयार है। अगर कहा जाए कि राजा नंगा है, तो राजा मानने को तैयार ही नहीं है कि हम नंगा है। सवाल, जब समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है, फिर दुनिया बोलना बंद कर देती है। अब कोई आदमी अगर मान ले कि हमको सुनना ही नहीं है किसी की, फिर उसके सामने कोई बोलता भी नहीं है, लोग चुप हो जाते हैं। वही हाल नेतन्याहू की हो गई है। यूएस को यह लग रहा है कि बाइडेन जो थे वो कमजोर शासक थे, हम थोड़ा मजबूत शासक है, हम ज्यादा बुद्धिमान है, हम मारेंगे तो हूती डर जाएगा। तो हूती ने भी दिखा दिया। अब ट्रम्प जी ये चाह रहे कि कौन एक आदमी ऐसा रहे जो हमारी मध्यस्थता करके इसको खत्म करे। अब ईरान के सामने कौन खड़ा होगा, कौन मध्यस्थता करेगा? और मध्यस्थता करेगा तो उसमें अगर ट्रम्प ये सोच रहे कि हम गजा को खाली करा लेंगे और वहां बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, बढ़िया 5 स्टार होटल बनाएंगे, उसको टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। भाई, मस्जिद अक्सा की लड़ाई, पूरे हमारी आस्था जुड़ी इसके साथ। मस्जिद अक्सा के लिए 52,000 लोग शहीद हो गए वहां। आपके टूरिज्म से बड़ा हमारा मस्जिद अक्सा। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा को छोड़ के कौन जाएगा? ये है सवाल वहां पे। मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ फजील साहब की बात पे। देखिए, अभी फजील साहब ने एक अहम बात कही कि हो सकता है कि गजा के ऊपर, गजा के किसी बड़े हिस्से पे इसराइल कब्जा कर ले। ठीक है, वो ऊपर की जमीन पे तो कब्जा कर लेगा फजील साहब, लेकिन जो नीचे एक शहर बना हुआ है 500 किलोमीटर के, उसमें उसकी रूह फना होती है इसराइल के फौजियों की। आज भी उस शहर के, वो शहर इसी तरह से तामीर है। उसमें कितने फौजी हैं हमास के, कितने नहीं है? हमास आज भी काफी आईडीएफ के सोल्जर्स को मार रहा है। आप जो कह रहे हैं ना गायब हो गए, गायब जो हो गए वो हो गए, लेकिन काफी सोल्जर्स की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आ रही। हमास ने बहुत सारे आईडीएफ के सोल्जर्स को मारा है, तो मतलब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर दे रहे हैं, मैं उसके बाद आऊंगा बारी साहब पास। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने अपडेट किया है, यूएस ने अपने कुछ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से वापस बुलाकर यूक्रेन में स्थापित कर दिए हैं। ये बहुत अहम खबर है, और ये बात पहले भी सामने आती रही। इसके अलावा मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर, ये उसका बयान है कि ट्रम्प ने कहा कि ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए तैयार हूं,
अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चाहता है जारी रहे तो मैं तैयार हूँ। शर्त यह है कि आसान तरीके से, यानी उसका इस्तेमाल जो है वो फौज के लिए न हो। और ये ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारा ये जो परमाणु कार्यक्रम है, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो हमारे डिफेंस का हिस्सा नहीं है, ये पहले ही कर दिया है। बारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। ये जो चीजें चल रही हैं कि क्या लग रहा है कि 3 मरहले की बात हो गई थी, 4थे मरहले की होने वाली थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, बयानबाजी ऐसी हुई, फिर दूरी हो गई, फिर अब ये बात सामने आ गई। इजराइल क्या अलग थलग पड़ जाएगा? और इजराइल पे जिस तरह से हमला शुरू हुआ है, हूती ने बहुत बड़ा हमला किया, सब आप जानते होंगे, आपने सब चीजें कैसे देखते हैं? जो इसराइल का मामला है, इसराइल को पूरी पुष्टपनाही बैकिंग जो है ना अमेरिका की, हाँ अमेरिका और ये मैं ये लगाया हूँ, असल में एयरफोन लगाया हूँ, उससे आवाज ज्यादा नहीं आ रही होगी। आ रही है अभी, आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ अब आ रही ना। तो मामला ये है, देखिए कि इसराइल का वजूद जो है मरून मिन्नत है अमेरिका और वेस्टर्न जो पावर्स है, यानी ईसाई जो ताकतें हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, ये ईसाई ताकतें हैं, अमेरिका है, उसी के मरून मिन्नत है। वरना वो तो छोटा सा 20-22 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और जो अतराफ में जो अरब ममालिक है, वहाँ पर अवामी हुकूमतें नहीं है, कहीं पर बादशाहते हैं, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो उसका फ़ायदा इसराइल को मिलता है। वो कोई जो है उनको अपना इक़्तिदार अजीज़ है, उनको जो है फ़लस्तीन की रियासत अजीज़ नहीं है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी अजीज़ नहीं है। वरना जो है इसराइल जो है उसको वहाँ से फना कर देना, उसको मिटा देना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। लेकिन मसला यही है कि जो अरब इलाके हैं, आप देखिए कितने मारे जा रहे हैं वहाँ पर गजा में, जो है वो अकेले पामर्जी से लड़ रहे हैं, जवां मर्जी से लड़ रहे हैं, अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है, इसराइल की शराइत को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। और कैसे कैसी साजिश से भी करते हैं कि भाई वो मिस्र प्रपोजल देता है कि आप जो है वो गजा का इलाका जो है वो नेशनल जो यूनिटी गवर्नमेंट है महमूद अब्बास की, जिसको वहाँ महमूद अब्बास को जो है जो सदर बना बैठा है, वो शख्स जो है अल फतह से जो ताल्लुक़ है, यासिर अरफात के बाद यही साहब बने हुए थे, 88-89 साल के हो रहे हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही ढीला ढाला जो है उनके हाथों में खेलने वाला सदर है। तो ये जो सूरत हाल है ना, वहाँ की जो इंटरनल जो सूरत हाल है और वो खित्ते की जो सूरत हाल है, वो इसराइल के लिए साजगार बन रही है। अब हम जो है हाथ जो होम ट्रूथ होती है, यानी जो तल्ख सच्चाइयाँ जो होती है, उस पर ये करना चाहिए। जज्बाती बातें करने से तो होने वाला नहीं है। मामला जो है एक प्रोग्राम की पूरी बैकिंग है। उसका जो दामाद है पूछना, जिसने जो शोशा छोड़ा कि भाई हम रेविरिया बना देंगे, उसको गजा को जो है एक सियाहती मुकाम बना देंगे, वो रियल इस्टेट का जो है तो बहुत बड़ा जो है तो उसकी कंपनी चलाता है। अब वो तो इस तरह की जो है, और जाहिर बात है उनकी यहूदियों का कनेक्शन है। और मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बार बार कह चुका हूँ कि जो इवांजिकल क्रिश्चियंस है, यानी जो ईसाइयत की तबलीग करते हैं, तो वो उनके अंदर एक क्या कहते हैं उसको, एक गिल्ट है। गिल्ट ये है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह जो है हमने सलीब पर चढ़ाया था, उनको ये किया था। तो उस हवाले से जो है नहीं माफ़ करना, मैं किसी और हवाले से कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो उनके अंदर एक गिल्ट ये है कि हम जब तक यहूदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो उनके लिए उनका एक वतन बनाकर नहीं देंगे, तो हमारा जो है सिन जो है, हमारा जो गुनाह है वो माफ़ नहीं होगा। वो इस तरह की एक सोच रखता है वो तबका जो है। तो ट्रंप भी जो है उसी से ताल्लुक़ रखता है। इसीलिए जो इसराइल को जो बैकिंग मिलती है ना, ये इवांजिकल सेक्ट की तरफ से ज़्यादा मिलती है, बैकिंग मिलती है। वरना अगर उसको बैकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि इसराइल जो है ये मगरबी जो मफादात है, अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, उनके मफादात के लिए एक चौकी बना के रखा हुआ है। जैसा देखते हैं ना आप मुस्लिम महलों में देखेंगे, पुलिस की एक चौकी बना के रख दी जाती है। हालांकि कई सर्वे आ चुके हैं कि मुस्लिम महलों में क्राइम बहुत कम होते हैं, जराइम बहुत कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम महलों में एक चौकी बना के रख दी जाती है कि ताकि उनके अंदर खौफ, डर और खौफ का माहौल रहे। तो उसी तरह से एक चौकी बना के रखी इसराइल की शक्ल में जो है अमेरिका वगैरह।
और एक वजह ये रही है कि जो ईसाई कौमें हैं, ईसाई अक़वाम थी यूरोप की, इधर उधर की जो भी है, वो यहूदियों की जो रवैये से, जो उनका जो इंतहाई जो इस्तेसाली जो जहनीत रही है, तो वो चाहते थे कि उससे छुटकारा हासिल करे। एक मकसद ये भी था कि इनको कहीं ऐसी जगह ले जाके बसा दिया जाए कि भाई जो है ये इनसे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और उनको छुटकारा मिल गया। बाद अब तक बड़ी तादाद जो यहूदियों की बड़ी तादाद अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो है इसराइल में रहती है। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कम है, मामूली से, यानी नमक के बराबर है अब उनकी तादाद। वरना जर्मनी में बड़ी तादाद में थे, पोलैंड में बड़ी तादाद में थे, हंगरी में बड़ी तादाद में थे, सब रशिया में बड़ी तादाद में थे। तो ये चीज़ों को हमको कभी भी जो है जब भी गुफ्तगू की जाए तो इन चीज़ों को तनाजुर में रखना चाहिए, सियाक और सबाक में रखना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं फिर आऊँगा आखिरी कमेंट के लिए फिरोज अहमद बख्श साहब पास कि फिरोज अहमद बख्श साहब, आप देखिए कि ईरान ने जो कहा है, ईरान का बयान और कई अपडेट्स आई है, मैं सब लोगों को अपडेट करा देता हूं क्योंकि कुछ अपडेट जो जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदीप सिंह मुंदेला ने कहा है इजराइल ने गाजा में युद्ध एक्सपेंड करने के लिए 60,000 सैनिकों की कॉल की है। और इस पर जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया है कि मुझे लगता है कि इन 60,000 में से शायद ही 60 सैनिक ज्वाइन करें। ये उन्होंने जवाब दिया है मुंदेला सिंह ने। इसके अलावा एक और यहाँ पे आर्य साहब है, उन्होंने लिखा है कि इजराइल का इकबाल भी नहीं बचेगा। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, दूसरा ये कि जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक और अपडेट दी है कि ईरान ने आज एक नई 1200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का इजरा किया, अनावरण किया है। और उसमें कहा क्या है, अनावरण किया है और ये कहा है कि हूती ने कहा। अच्छा, फिर अब हूती की एक खबर आ गई इसी में से। यहाँ पे देखिए कि हूती ने कहा कि बेन गुरियन पर दागी गई हमारी मिसाइल ऑप्टिकल गाइडेंस यूज करती हैं, जिससे एक्यूरेट निशाना लगाती है। ये उन्होंने कहा। इसके अलावा एक और अपडेट दी है कि हमारी नई मिसाइलें जो उपयोग की जाएंगी उनमें दुश्मन सिर्फ 5% मिसाइल ही इंटरसेप्ट कर पाएगा, जबकि टू प्रॉमिस के दौरान इंटरसेप्शन की दर कुछ अधिक थी। ये उन्होंने कहा। तो बहरहाल ये ईरान भी जिस तरीके से, देखिए हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन ईरान भी जो धमकी दे रहा है, जिस तरह से अपनी तैयारी दिखाई दे रहा है, और अमेरिका भी एक तरीके से घुटने टेक रहा है, वो अब ईरान की शर्तों को मान रहा है। इसका मतलब, और ईरान देखिए, जब ईरान समझौता कर रहा है तो ईरान का मतलब फिलिस्तीन है इस वक्त। फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन को अलग रखे, क्योंकि ईरान की अपनी तो कोई लड़ाई नहीं है। जी फिरोज अहमद बख्श साहब। दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हर वीकेंड पे बातचीत होती है, सैटरडे संडे। अच्छा खासा अर्सा हो गया और ये बातचीत इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका बहुत ही नाजायज़ जो है प्रेशर उसने डाला है ईरान पे कि भाई ये तुम्हारा जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको ख़त्म कर दो। अरे भाई क्यों ख़त्म कर दो? पूरा सारा जो इकोनॉमी है ईरान की सारी उसमें समझो सब इस्तेमाल में वो आ गई, उसको क्यों ख़त्म कर दें? अरे तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम इसराइल का ख़त्म कराओ, ठीक है? तुम क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ख़त्म करा सकते हो? तो ये उसकी पख है, एक खन्नासा है अमेरिका के जहन में। और मैं भी आपकी जवाब पे आता हूँ। देखिए कतर के थ्रू ये सब बातचीत चल रही है, ठीक है ना? अमेरिका ने ईरान से ये भी पेशकश की थी कि यूरोप में जाके कहीं, यूके में या कहीं भी हम बातचीत कर लेते हैं। ईरान ने सफाई से इनकार कर दिया, ठीक है? और इसलिए कि ईरान इसलिए भी साबित कदम है कि ईरान कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है, ठीक है? और इन तमाम जो 56-57 मुस्लिम मुल्क हैं उसमें बात आप कर रहे थे कि बाकी तो सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं चूड़ियाँ पहन के बैठ गए हैं, लेकिन ईरान जो है डटा हुआ है। और ईरान इसलिए नहीं डटा हुआ, बिल्कुल सही फरमाया अभी आपने, कि उसका अपना कोई इमीडिएट कॉज है। ये तो एक इंसानियत का तकाजा है। आने वाली नस्लें जो हैं दुनिया की,
और ईरान की भी इस बात को देखेंगी, बच्चे इस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे मुल्क ने एक तबाह बर्बाद जो मुल्क हो रहा था, जिसकी लाखों की पॉपुलेशन जो है उसको शहीद कर दिया गया, हमारा मुल्क उसके लिए खड़ा हुआ। तो अल्टीमेटली देखिए कल का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, गैब का तो मामला अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्राइल ने इस जंग को याहिया सिनवार के कत्ल के बाद जिस तरीके से एक्सटेंड किया है, उसने अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारी है और इसका खमियाजा उसको अब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये तो अब इस तरह से, और बार बार जंगबंदी हो रही है, थोड़े दिन के लिए जंगबंदी होती है, फिर वो बम गिराने शुरू कर देता है। अब तक आप ये समझ लीजिए कि 50,000 टन जो बारूद है गिर गया, और वहां तो वैसे मैंने पहले भी कहा था, घास तो छोड़िए, खजूर के पेड़ तक नहीं उगने वाले 20-25 साल तक, ऐसी पोजीशन वहां की हो गई है उस खत्ते की। जी जी बिल्कुल। तो ये थे फिरोज अहमद बख्श साहब जो कमेंट दे रहे थे। मैं यही खत्म कर देता, लेकिन चूंकि बारी साहब भी हैं, मैं चाहता हूँ एक आखिरी कमेंट वो जरूर इस पे दे दें। वो ताखिर से आए, मसरूफ आदमी है जाहिर है, लेकिन आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बारी साहब आखिरी कमेंट आप भी इस हवाले से, जो पूरा सिनेरियो है आप देखिए, जो पूरा इस वक्त मंजरनामा है जो हम देख रहे हैं, इजराइल की जो हालत है, इजराइल जो है इंटरनल प्रोटेस्ट में घिरा हुआ है, फिर वहां पे आग भी लग गई, वहां से वो बेहाल हो गया है। वहां जिस तरह लाखों लाख लोग, 10 लाख 15 लाख लोग बेघर हो गए, मकानात जल गए, गाड़ियां जल गई। तो ये तीसरा ये कि हमला जो है इस तरह इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये और चौथा ये कि तमाम आप देखिए कि ईरान हो, मतलब हमास भी हमला कर रहा है, ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, ईरान अमेरिका से बात कर रहा है। ऐसे में कैसे देखते हैं इजराइल को? इसराइल की हालत, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, इसराइल की हालत जो है ना, ये 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो है, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर कहा था कि नाकाबिले तस्खीर यानी इनविंसिबल जो की एक इमेज जो बनाई गई थी ना, कि इसराइल एक ऐसी ताकत है, उसके जो किले में जो है कोई शिगाफ नहीं डाल सकता। लेकिन ये जो 7 अक्टूबर को जो हमला किया था 2023 को जो है, हमास ने, एक स्टेट एक्टर भी नहीं हो, नॉन स्टेट एक्टर है, उन लोगों ने जाके जो है तो जिस तरह का हमला किया वहाँ पर, तो ये वहीं इसकी इमेज जो है वहीं ये हो गई, यानी पाश हो गई, वो जो इमेज जो बनाई गई थी एक, और इतनी ज़बरदस्त उसको बैकिंग होने के बावजूद हर किस्म का उसको असला मिल रहा है, और छोटा सा इलाका है वो गजा का। मैं इससे पहले भी कहा था कि ये 65 स्क्वायर किलोमीटर है, दे आपका जो है ना, ये ओखला का जो जामे का इलाका दिल्ली का जो है, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ये जब सब मिला देंगे ना, 65 एकड़ का इलाका, 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल जो है। आप वहाँ पे आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा क्या आप किसको कंटेन कर पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह के हालात वहाँ पे जो पैदा हो रहे हैं, यानी वो जो हमास के लोगों के, हमास यानी फ़लस्तीनियों ने जो जाबाजी दिखाई है, इतनी कुर्बानियाँ दी है, बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, उनकी एक बड़ी आबादी जो है बेघर हो गई है, निस्नाबूद कर दिया गया है उनके मकानों को, जो कुछ भी रोजगार है। जैसा कि हमारे फिरोज साहब ने बताया कि वहाँ पर इस किस्म के जो है बमबारी की गई है कि अब वहाँ पर जो है नबातात का उगना बहुत मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, या उसके लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो है तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा। इस सब के बावजूद भी अब जो बात आई सामने, वहाँ पे रिजर्व जो पुलिस है, IDF है, उन लोगों ने इनकार कर दिया। वो प्रेशर बना रहे हैं कि आप जंग बंद करो, जंग बंद करो। इसके माने यही है कि जालिम जो होता है ना, जुल्म की एक लिमिट होती है, जुल्म एक हद तक जाकर जो है वो मिट जाता है। तो वो ऐसा लगता है, आसार जो है ना जो नज़र आ रहे हैं वो इसी तरफ है कि भाई अब बहुत हो गया, 75 साल हो गए, 75-76 साल हो चुके हैं। जो कुछ भी वादे किए गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, आपको जो है ज़बरदस्ती आप एक घर में आके घुस गए, किसी के घर में आके घुस गए, फिर उसका जो पूरा हिस्सा है वो भी कब्जा करना चाहते हैं। तो एक नाइंसाफ़ी की गई फ़लस्तीनी लोगों के साथ कि आपको जो है 52% इलाका जो है इसराइल को दिया गया और 48% फ़लस्तीन को दिया गया।
मगरबी किनारा और गजा में कोई फासला नहीं था, आपने वो इलाका कब्जा कर लिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। आज जो है सिर्फ जो है फ़लस्तीन का जो इलाका रह गया है वो 22% रह गया है, उस पर भी आप गासिबाना कब्जा करते चले जा रहे हो। यहाँ पे कुछ बजा रहे हो, वहाँ पे बस्तियाँ बसा रहे, ये कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म का सिलसिला है, आप बच्चों को मार रहे, बूढ़ों को मार रहे, अस्पतालों पर बमबारी कर रहे, जो दिल में आ रहा कर रहा है कि भाई आपके जो है पुष्टबान खड़े हुए हैं, आपके लिए जो है पीछे लोग हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, सब कुछ पूरी ईसाई दुनिया उनके पुष्ट पर खड़ी हुई है। तो ईसाई दुनिया से मुराद मेरी वो मगरिब की है, क्योंकि यह जनूबी अफ्रीका वाले ही लेकर गए, केस लेकर गए जो आलमी अदालत में जो है। तो कहने का मतलब से ईसाई दुनिया में इस वजह से मखसूस पहराए में कह रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है ना, तो इसराइल के लिए बड़ी जो है आने वाले दिनों में उसको आज नहीं तो कल जो है इसराइल फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा, और मगरिबी दुनिया को भी जो उसका जो नाइंसाफ़ी वाला रवैया है उस पर नज़रसानी करना पड़ेगी, वरना जो है उस खित्ते में भी कोई सुकून नहीं रहेगा और मगरिबी दुनिया में भी कोई सुकून नहीं रहेगा। और जो चीन का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो चीन का इन्फ्लुएंस जो है इनको जो है बहा ले जाएगा। ये जो अमेरिका की जो घबराहट है जिस तरह से है कि ये जो है 2030 तक कहा गया है कि चीन की इकोनॉमी नंबर 1 पे चली जाएगी 2036 तक जो है। तो अमेरिका जो परेशानी है, जो सबसे ज़्यादा जो है इसने महसूलात जो लगाए, जिसको टैरिफ कहते हैं, यानी दरामदात जो होती है उस पर जो चुंगी लगाई गई है महसूलात, तो वो 243 से 34% लगाई है। तो इतनी घबराहट है चाहे चीन से जो है अमेरिका को। तो ये जो है उसके नतीजे में अमेरिका का इन्फ्लुएंस वो खित्ते से खत्म होता चला जाएगा। ये सूरत हाल है। और ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हमारे फिरोज भाई ने भी सही बात कही। देखिए, ईरान का एक मसला ये है कि ईरान ने NPT पर दस्तखत किया है। उस माहदे के तहत एटॉमिक एजेंसी जो है उसको पूरा इख्तियार है, बगैर इजाजत जाके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और उसके तहत आप 20% से ज़्यादा यूरेनियम जो है उसको जो इनरिच नहीं कर सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते 20% से ज़्यादा जो है, ये मामला है। तो ये जो है वो ये भी नहीं चाहते हैं। ईरान तो बार बार कहता है, वहाँ का जो फतवा भी है कि भाई हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई मुल्क जो है, मुस्लिम मुल्क जो है, न्यूक्लियर जो तवानाई है वो पूरा मन मकासद के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि सबसे सस्ती जो बिजली होती है वो न्यूक्लियर तवानाई से हासिल की जाती है। तो ये सूरत हाल है, पूरा मंजरनामा जिस तरह का बन रहा है मिडल ईस्ट का। बिल्कुल चूंकि टाइम हो गया जी टाइम हो गया। और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने 1-2 अपडेट दिए और उसके बाद शुक्रिया। जयदीप साहब ने कहा इजराइल ने शिकायत की है कि अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि अमेरिका ने यमन की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया, ये इल्जाम लगाया है। और शफीक खान साहब ने कहा कि इजराइल जो लड़ रहा है वो तो अमेरिका ही है, इजराइल का तो नाम है। बिल्कुल सही बात कही। और एक और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने हिब्रू चैनल के हवाले से कहा है कि इजराइल यमन पर पहले भी 5 बार हमला कर चुका है। जो कोई ये सोचता है कि यमन पर हमला उनकी आक्रामकता को रोक लेगा तो वो गलत फहमी है। तो ये 5वां हमला था, कल 4था हमला हुआ था पिछले 24 घंटे में, और ये 5वां हमला। और अभी जैसा कि कहा है हूती ने कि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो खबरदार रहें और वहां पे न जाएं क्योंकि वो सेफ जोन नहीं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब आपका, फिरोज अहमद बख्श साहब आपका, और बहुत शुक्रिया हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का। अब्दुल बारी साहब बातों बातों में एक बहुत अहम बात कह गए कि अब आज के बाद से, जब भी आज का मतलब 10 दिन बाद ले लीजिए, इसराइल अब उस तरह का नाकाबिल तस्खीर मिलिट्री स्टेट नहीं रहा कि जहां पर वो कहते थे कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। अब इसराइल इज ओपन, कोई भी चाहे उस पर अटैक कर सकता है, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो या कोई और दूसरा अरब मुल्क हो। हम नहीं चाहते लड़ाई हो, लेकिन अब उसका इसराइल अब टोटली एक्सपोज हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और हमारे साथ जुड़े हुए थे फादिल अहमद साहब, उनका भी शुक्रिया, तमाम हज़रात का। तो मैं अपने तमाम जो नाज़रीन हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ तहकीकी स्टोरी भी अपने चैनल के लिए मैंने शुरू की है। इसके अलावा मैं कुछ जो बड़ी खबरें होती हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी मैं अब दे रहा हूँ ख़ास तौर से, उसमें तफसील पूरी बयान की जाती है। तो आप लोग MMC पे जा करके
जो हमारी तहकीकी स्टोरी है वो, और प्लस जो रोज़ाना की है वो खबरें मैं एक साथ देता हूँ, तो उससे ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात।